बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन और बहनोई की एक हादसे में मौत हो गई। भांजे को अब्बू घर ले आए। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, उसको गले से लगा लेती, वो भी प्यार करता था, मेरे साथ ही सोता था। मेरी शादी की बात क्या हुई, उसने तो खाना पीना ही बंद कर दिया था। मेरी शादी को कुछ दिन बाकी थे कि अचानक मेरे होने वाले शौहर घर आए और कहने लगे कि आपकी बेटी हामला है, मैं शादी नहीं करूँगा। जब टेस्ट करवाए तो जान निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो। मोहब्बत एक बहुत ही लतीफ़ सा जज्बा है, लेकिन जब ये हद से तजावुज़ कर जाए तो ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। मैं ऐसी ही मोहब्बत के जाल में फंस के रह गई थी। ये मोहब्बत मेरे सगे भांजे ने मुझसे की थी और मुझे बर्बाद करके रख दिया था। ये बात उन दिनों की है जब अचानक से ही हमें ये खबर मिली कि आपा और बड़े बहनोई की कार का एक्सीडेंट हो गया है। हम पर तो जैसे आसमां ही टूटकर गिर गया था। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो जो खबर हमें सुनने को मिली उसने तो हमारी रूह ही फना कर दी। मेरी आपा और बहनोई इंतकाल कर चुके थे, बस उनका बेटा ही जिंदा बचा था, लेकिन बहुत ज़ख्मी था। कासिम सिर्फ 10 साल का था और मैं 15 बरस की थी, क्योंकि मेरी आपा बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। हम 2 ही बहनें थीं और एक भाई। बड़े दोनों बहन भाई मुझसे 15 बरस बड़े थे और मैं सबसे छोटी थी। जब आपा की शादी हुई तो मैं 4 साल की थी और जब कासिम पैदा हुआ तो मैं 5 साल की थी। इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था मुझसे दोस्ती होने लगी। हम इकट्ठे खेलते थे। इत्तेफाक ऐसा था कि मेरी बहन के यहाँ कासिम के बाद दूसरी कोई औलाद ना थी, इसलिए कासिम जब भी हमारे घर आता हम मिलकर ढेरों बातें करते थे। और अब इस हादसाती मौत का सबसे ज़्यादा बुरा असर कासिम पर डाला था। वो बिल्कुल गुमसुम सा होकर रह गया था। उसके सर पर चोट लगी थी, हाथ पांव भी जख्मी थे, लेकिन जो घाव इस उम्र में उसे माँ बाप की जुदाई का लगा था वो सत्ते में आ गया। ना वो कुछ खाता था ना वो कुछ पीता था, खाली खाली आंखों से बस सबको देखता रहता था। मैं उसके साथ सोने लगी। उस वक्त एक मैं ही थी जो उसे संभालती थी। वो अक्सर रात को डर कर उठ जाता, अम्मी अम्मी कहकर पुकारता, मुझसे भी ना संभलता। मैं उसे बार बार अपने साथ लगाती, उसे तसल्ली देती, यही कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे पास हूँ। फिर वो मेरे साथ लगकर रोने लगता। वो मुझे आनी कहता था, बल्कि मुझे भाई के बच्चे भी आनी ही कहकर पुकारते थे। फूफो हो या खाला, कोई भी नहीं कहता था। मैं कासिम को अपने हाथ से खिलाती थी, उससे बातें करती। आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी संभल गया था और मेरे साथ बहुत अटैच हो गया था। मैं जहाँ भी जाती वो ज़िद करके मेरे साथ चला जाता। मैं उसे इसलिए भी कुछ ना कहती कि मेरा भांजा है, बहन बहनोई भी नहीं है। अब जो कुछ भी हूँ मैं इसकी सगी हूँ और मेरे बड़े भाई के बच्चे मेरे भतीजे भी बहुत चाहते हैं, क्योंकि मुझे बचपन से ही बच्चे अच्छे लगते थे। मैं बच्चों की कंपनी में बहुत खुश रहती थी, लेकिन कासिम मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगा था कि मेरे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मेरे साथ सोता था। एक बार मेरा छोटा भतीजा फ़हद भी मेरे साथ सो गया। कासिम की रात को जब आँख खुली तो उसने मेरे साथ फ़हद को सोए देखा तो छोटे से 4 साला फ़हद को बेड से नीचे गिरा दिया। वो बिलबिला कर रोने लगा। मेरी आँख खुली तो मुझे कासिम की ये बात बहुत अजीब सी लगी। मैंने फ़हद को ज़मीन से उठाया। फ़हद के रोने की वजह से मेरी भाभी उठ गई, कहने लगी कि इसे क्या हुआ है। मैंने कहा पता नहीं, मैं और कासिम सो रहे थे और फ़हद हमारे बीच में सो रहा था, न जाने कैसे ज़मीन पे गिर गया। मैं खुद भी हैरान थी, लेकिन कासिम बर्जिस्ता बोला, इसे मैंने फ़हद को ज़मीन पर गिराया है। मैंने हैरत से कासिम की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों फ़हद को नीचे गिराया है। कासिम, मगर क्यों? मुझे तो कासिम की बात ही समझ नहीं आ रही थी। वो बेइंतहा गुस्से में था। मुझसे कहने लगा कि फ़हद आपके साथ क्यों सोया था? जब इसकी मम्मा ज़िंदा है तो इनके साथ सोए। आप सिर्फ मेरी हैं, क्योंकि मेरी कोई मम्मा नहीं है, इसलिए मैं ही आपके साथ सोया करूँगा। वो शायद मुझ में आपा को ढूंढने लगा, या फिर उसे माँ की ममता मुझ ही से मिलने लगी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कासिम की मुझसे मोहब्बत शिद्दत में आने लगी। अगर मैं उसे चंद घंटे नज़र ना आती तो वो पूरे घर को सर पर उठा लेता। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल गया था। मैं अपनी दोस्त के घर चली गई, लेकिन जब वो स्कूल से लौटा तो मुझे घर में ना पाकर अम्मी से पूछने लगा कि आनी कहाँ है। जब ये मालूम हुआ कि मैं घर पर नहीं हूँ तो उसने गुस्से से खाना नहीं खाया। पूरा दिन भूखा बैठा रहा।
मेरी वालिदा ने उसकी बहुत मिन्नत की कि खाना खा ले, लेकिन उसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी ने मुझे बताया कि कासिम ने कुछ नहीं खाया। या मुझे ये सुनकर भी हैरत हुई थी कि भूखे रहने का भला क्या जवाज़। मैं उसके पास आ गई। मुझे देखकर वो खौफगी से मुंह फुलाए बैठ गया। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, खाना क्यों नहीं खा रहे? कहने लगा कि आपको क्या लगे मैं मरूं या जीऊं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट सा गया। मेरी बहन की आखिरी निशानी था। मैंने कहा, कासिम खबरदार जो आइंदा तुमने ये कहा। मैंने उसका माथा चूमा, उसे प्यार किया तो मेरा हाथ थाम कर बोला, आनी आपको नहीं मालूम कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब आप मुझे नज़र नहीं आती तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे छोड़ के मत जाया करें। वो नम आंखों से मुझे बड़ी मिन्नत भरे अंदाज से देख रहा था। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। शायद आपा की मौत ने उसे बहुत हसास सा बना दिया था। वो ना तो मुझसे दूरी बर्दाश्त कर रहा था, ना किसी और को मेरे पास देख सकता था। जब कासिम 12 बरस का हो गया तो अम्मी ने उसका कमरा अलग कर दिया कि अब वो बड़ा हो रहा है, मेरे साथ सोना निस्ब नहीं। उसने एतराज़ तो नहीं किया, लेकिन रात को जब तक वो सो नहीं जाता था मेरा हाथ पकड़े रखता, कहता, आनी मुझे अकेले में डर लगता है, जब मैं गहरी नींद सो जाऊँ तब आप उठ के चले जाना। मैं भी उसके सर पर हाथ फेरती, उससे बातें करती। जब वो सो जाता तब मैं अपने कमरे में आती। वक्त आगे बढ़ता गया। मैं जब 22 साल की हुई तो उस वक्त कासिम की उम्र 18 साल थी। वो कॉलेज में पढ़ने लगा, लेकिन मेरे मामले में वो अब भी छोटा सा बच्चा ही था। ज़बरदस्ती मेरे हाथ से खाना खाता और अब भी मेरा हाथ पकड़ कर सोता। उसकी सरगर्मियाँ, उसकी तालीम को कि कोई चीज़ उसकी तवज्जो मेरी जानिब से कम करने में नाकाम थी। कभी कभी छोटे बच्चे की तरह वो मेरी गोद में सर रखे लेट जाता, ढेरों बातें करता। मैं भी उस पर अपनी ममता निछावर करती रहती। मेरी भाभी का भाई अक्सर हमारे घर आता। अच्छा खुश शक्ल नौजवान था। उसकी नज़रों में अपनी पसंदीदगी देख चुकी थी। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। इसलिए जब भाभी के घर से मेरे लिए रिश्ता आया तो मुझे समेत सभी राज़ी थे। भाभी तो मुझे फ़ारूक के नाम से तंग करने लगी। मैं भी खुश थी क्योंकि फ़ारूक हर लिहाज से अच्छे थे। मेरा रिश्ता फ़ारूक से पक्का हो चुका था। सभी खुश थे, लेकिन कासिम चुप सा हो गया। मुझसे कहने लगा, आनी आप क्यों शादी कर रही हैं? मैं कैसे आपके बगैर रहूँगा? उसकी आंखों से तो उतरते आंसू बहने लगे। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि मैं कौन सा कोई दूर जा रही हूँ, जब दिल चाहेगा तुमसे मिलने आ जाऊँगा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कहने लगा, मिलने आएंगी? नहीं, मुझे तो आप रोज़ नज़र आती हैं तो अच्छा लगता है। जब तक आप मेरे सर पर हाथ ना फेरेंगी मुझे नींद नहीं आती। मैं आपको ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता। मैं कैसे आपके बगैर रह सकता हूँ? मुझसे कद में 4 गुना ऊंचा मेरा भांजा सिसकियों से रोते हुए कह रहा था। मैं सिटपटा कर रह गई थी कि उसे समझाऊं कैसे। मैंने कहा कि तुम चुप तो हो जाओ। मैं कौन सा अभी जा रही हूँ? अभी तो मेरी मंगनी हुई है। मुझे घंटों लग गए थे कासिम को समझाने में। इस बार तो पूरी रात उसने हाथ नहीं छोड़ा था मेरा हाथ ज़ोर से पकड़े अपने सीने पर रखकर सो गया। जब भी हटाने की कोशिश करती वो उठकर बैठ जाता, कहता कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं। उसकी इस किस्म की मोहब्बत देखकर मैं बुरी तरह से परेशान सी हो गई। मुझे तो लगा कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा, उसके दोस्त होंगे तो मुझसे किसी मोहब्बत में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं बदला था। मैंने पूरी रात बैठकर गुजारी। कासिम के चेहरे को देखती तो एक खौफ सा उस पर तारी था मुझसे बिछड़ जाने का, और दूसरी जानिब फ़ारूक के दबे जज्बात रिश्ता होते ही इजहार के लिए मचलने लगे थे। अब वो मुझे रात को कॉल करने लगे थे। अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात का इजहार वो जिस अंदाज से करते थे मैं शर्मा सी जाती। पहली ही कॉल पर मैं समझ गई थी कि वो मुझे कितना चाहते हैं। कहने लगे, यार इस साल की मंगनी का कहकर अच्छी सजा दी है मुझे तुम्हारे घर वालों ने। अपिया से कहा भी था कि बस 1 महीने में मेरी रबिया से शादी करवा दे। 2 साल से बस नौकरी और ख़ुद को स्टैब्लिश करने के लिए जो इंतज़ार की असियत सही है वही काफ़ी है। मैं उनकी ऐसी बातों पर ब्लश सी करने लगती। मंगनी की रस्म घर पर की गई थी। मैं तैयार होकर फ़ारूक के बराबर में बैठी तो कासिम कुछ देर तक मुझे टिकटिकी बांधे देखता रहा। मेरी नज़र भी बार बार उसी पर उठ रही थी। उसकी आंखें न जाने किस जज्बात के तहत सुर्ख हो रही थी। जब फ़ारूक ने मुझे अंगूठी पहनाने के लिए मेरा हाथ थामा तो कासिम तेज़ी से वहाँ से चला गया। मैं जानती थी कि उसे मेरे जाने का दुख है,
लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी। फारूक की शोखियाँ आरूज पर थी। मेरे कान के करीब होकर सरगोशी करने लगे कि जितनी तुम आप खूबसूरत लग रही हो, क्या ख्याल है मंगनी के बजाय निकाह कर ले, तुम्हें साथ ले जाता हूँ। कसम से रबिया, आज तो नींद आना मुश्किल है। उनके इस लहजे को सुनकर मेरी कानों की लू तक शर्म से सुर्ख हो गई थी। मेरा चेहरा हया से गुलनार सा हो गया था। मुझे वो अच्छे तो लगते थे, लेकिन उनके इजहार ने मेरे अंदर भी हलचल मचा दी थी। सब मेहमान जा चुके थे। जब भाभी ने मुझे अलग से एक गिफ्ट पैक दिया, कहने लगी, फारूक दीवाना हो गया है तुम्हारा, उसका तो बस नहीं चलता, क्या कुछ ना तुम्हारे लिए ख़रीद ले, ये भी उसी ने दिया है, गोल्ड की चेन है जिस पर फारूक लिखा है। कहने लगा कि रबिया से कहना कि हर वक्त इसे पहने रखे। मैंने शर्माते हुए भाभी से वो पैकेट लेकर अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत खुश थी, वो बेचैन भी। वो चेन भी मैंने अपने गले में पहन ली। एक लड़की के लिए शायद ये बहुत ही खुशनसीबी की बात होती है कि उसका शौहर उसे इस कदर चाहता है। अभी मैं वो चेन ही अपने गले में देख रही थी जब फारूक की कॉल आ गई। मैंने मुस्कुरा कर उनका फ़ोन उठाया। अब तो फारूक की बातें मेरा भी चैन चुराने लगी थी। वो अपनी हर बेकरारी का जिक्र मुझसे करने लगे। उनकी बातों का सहर था कि मैं कासिम को यकसर नज़रअंदाज कर गई थी। हालांकि मैं जानती थी कि वो अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा, लेकिन मैं उस वक्त फारूक की बातों में दिलचस्पी ले रही थी। कहने लगे कि मुझसे ये सब्र का इम्तिहान नहीं होता। मैं तो अम्मा से कहने लगा हूँ कि चंद माह में शादी की तारीख रख लें, लेकिन वरना रबिया को भगा के ले आऊँगा। अभी मैं फारूक से बात ही कर रही थी कि मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। कांच की टूटने की आवाज़ें आने लगी थीं। मैंने फ़ौरन से फ़ोन बंद किया और कमरे से बाहर आ गई। शोर कासिम के कमरे से आ रहा था। सभी मंगनी के फंक्शन से थके थे, अपने कमरों में सो चुके थे और कासिम के कमरे से शोर सुनकर सभी लाउंज में जमा हो गए थे। मेरे भाई ने कासिम का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। अपने कमरे में मौजूद कांच की चीज़ों को पटक पटक कर तोड़ रहा था। कह रहा था कि मैं आज खुद को ख़त्म कर लूँगा, आप लोग मेरी आनी को मुझसे जुदा कर दोगे। ये सुनकर तो मेरी रंगत उड़ गई कि कहीं वो खुद को कुछ कर ही ना बैठे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उसे अपनी कसम देकर कहा कि दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, नहीं खोलूँगा, आपको मुझसे प्यार नहीं। जब ही मुझे छोड़कर जा रही हैं, जब मैं मर जाऊँगा तो शौक से शादी कर लीजिएगा। वो अंदर से चिल्लाकर बोला था। मेरी वालिदा भी रोने लगी थी। उनके जुनून का ये रंग तो हम सबने पहली बार देखा था। सबकी जान पे बन गई थी कि कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। मैं रोने लगी कि तुम्हें मेरी कसम, तुम खुद को कुछ नहीं करोगे, दरवाज़ा खोलो कासिम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस किस्म का भी कोई कदम उठा सकता है। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उसकी मिन्नत समाजत की, तब जाकर उसने अपना दरवाज़ा खोला। वो बुरी तरह तो रो रहा था, आंखें सुर्ख, नाक सुर्ख। मुझे रोते देखकर बेइख्तियार मेरे गले लग गया। मुझे अपने साथ यूं भींच लिया कि अगर वो मुझे छोड़ेगा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी। उसका दिल इस वक्त तेज़ी से धड़क रहा था। कहने लगा, उतार फेंकी ये अंगूठी। वो शख्स होता कौन है आपसे शादी करने वाला? मुझे मालूम होता कि मोमानी का भाई इस इरादे से यहाँ के चक्कर काटता है तो मुंह तोड़ देता मैं उसका। वो मुझे आपकी मोहब्बत से महरूम करना चाहता है, आपको मुझसे छीन कर ले जाएगा। आनी किसी छोटे बच्चे की मानित वो फूट फूट कर मेरे साथ लगा रो रहा था। मेरी भाभी के चेहरे पर नागवारी सी फैल गई। भाई अपनी जगह परेशान खड़े थे, मेरे भतीजे भतीजियाँ चुप थे। मेरी वालिदा आगे बढ़ी, कासिम को मुझसे दूर किया और अपने साथ लगा लिया। वो उनके साथ भी लगकर रो रहा था। कहने लगा, खुदा के लिए नानी, मेरी माँ को अल्लाह ने मुझसे छीन लिया है, मेरी आनी को मुझसे मत छीने। मेरी वालिदा इसे सहलाने लगी। मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मैं तो इस कदर परेशान थी कि बयान से बाहर था। हो क्या गया था कासिम को? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा था? अभी मैं इसी उलझन में शिकार थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने फ़ोन पकड़ा तो फारूक की कॉल थी। मैं उस वक्त जिस ज़हनी उलझन का शिकार थी, फारूक से रोमानवी बातें नहीं कर सकती थी। मैंने यही सोचा कि उससे कह दूंगी कि मुझे नींद आ रही है, किसी और दिन बात करूंगी। लेकिन मेरे फ़ोन उठाते ही वो मुझ पर भड़क कर बोलने लगा। कहने लगे, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा था, अचानक से फ़ोन करके कहाँ चली गई थी? पहली बार उनका लहजा बड़ा सख्त था। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं किस उलझन में मुब्तला हो चुकी हूँ। मैंने कहा कि अम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा, यही बहाना मुझे उस वक्त सूझा था। ये सुनकर फारूक चुप से हो गए, फिर अपने रवैये पर मुआसरत करने लगे।
अम्मी की खैरियत पूछने लगे, मुझसे अपनी बातें करने लगे, लेकिन मैं ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुकी थी। एक तरफ फ़ारूक जल्द शादी पर बासित थे, दूसरी तरफ कासिम इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार ना था कि मैं हमेशा उसके पास नहीं रह सकती। आखिर मुझे कभी ना कभी तो शादी करनी थी ना। सच तो ये था कि मैं भी फ़ारूक से मोहब्बत करने लगी थी। रिश्ते का तकाजा ही कुछ ऐसा था। वो मेरा मंगेतर था, फिर मुझे चाहता भी था। कैसे मुमकिन था कि मेरे दिल में उसके लिए जज्बात ना बदलते। रात कासिम को अब कई घंटे मुझे अपने पास बिठाए रखता था, बेफजूल से इधर उधर के किस्से सुनाता कि मैं जल्दी उठकर अपने कमरे में ना चली जाऊं। शायद वो जानता था कि फ़ारूक रात को मुझसे बात करते हैं। बार बार घड़ी देखती रहती और उसे सोने का कहती, और जब कमरे में आती तो फ़ारूक के मिस कॉल देखकर परेशान हो जाती। रोज़ रोज़ में क्या बहाना बना सकती थी। एक बार कहने लगे कि तुम मुझे नखरे दिखाने लगी हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैं पूरा दिन ऑफिस से थका हारा आता हूँ, रात को कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम रात के 1-1 बजे तक मेरा फ़ोन नहीं उठाती। चाहती क्या हो तुम? फ़ारूक मुझसे बदगुमान से होने लगे थे। मैंने झिझकते हुए उन्हें बता दिया कि मैं कासिम के पास होती हूँ। जब से आपा का इंतकाल हुआ है वो मुझसे अटैच है। जब तक मुझसे बात न कर ले सोता नहीं है। मुझे लगा कि फ़ारूक मेरी बात को समझेंगे, लेकिन वो तो मुझ पर उखड़ने लगे। कहने लगे, बचपन समझ में आता है रबिया, लेकिन अब वो बच्चा नहीं है जो अकेले कमरे में डर जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें रात के 1 बजे तक उसके कमरे में बैठने की। ये कौन सा तमाशा पकड़ रखा है उस लड़के ने कि जब तक तुम उसे लोरी नहीं सुनाओगे वो सोएगा नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक तो तुम्हारे ख्यालात मेरा चैन लेने लगे हैं, फिर तुम मेरी बात ना करने बहाने बनाने लगी हो। मैं कल ही अपनी माँ को भेज रहा हूँ। 2 महीने बाद मुझे ऑफिस के सिलसिले में इस्लामाबाद भी जाने की ऑफ़र हुई है। मैं चाहता हूँ इससे पहले हमारी शादी हो जाए ताकि मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद चला जाऊँ। दिल तो अब मेरा भी फ़ारूक के संगत के लिए बेताब था। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। बस कासिम का सोचकर मैं घबरा सी गई थी। अगले रोज़ फ़ारूक की वालिदा आई तो शादी की तारीख लेकर ही चली गई। खिलाफ तवक्को कासिम चुप था, बस मुझे खुशमगी नज़रों से देख रहा था, लेकिन मुझसे कहा कुछ नहीं। बस ये हुआ कि वो अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोने लगा। मुझसे अपनी खुफकी का इजहार कर रहा था। मैं उसे ज़रूर मना लेती, लेकिन मुझे मेरी वालिदा ने मना कर दिया। कहने लगी, तुम उसे नाराज़ ही रहने दो, उसे तुम्हारे बगैर रहने की आदत होनी चाहिए। कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। मुझे भी अम्मी की बात ठीक लगी, लेकिन शादी से चंद दिन पहले जो तूफ़ान मेरे घर पर आया, मैं तो बर्बाद होकर रह गई। मैं मायूस बैठी थी जब अचानक से फ़ारूक बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुए। मेरे भाई उसके यूं दाखिल होने पर हैरान थे, क्योंकि माइयों में हमारे यहाँ लड़के लड़की का पर्दा होता है। मेरी भाभी ने अपने भाई के ख़तरनाक तेवर देखे तो वो उससे पूछने लगी। वो चिल्लाकर बोला, पहले बुलाओ रबिया को, जो बात होगी उसके सामने होगी। मैं अपने कमरे में थी, मुझे फ़ारूक के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं घबरा सी गई। जब मैं बाहर आई सभी फ़ारूक से गुस्से की वजह दरियाफ्त कर रहे थे, लेकिन वो गुस्से से त्योरी चढ़ाए खड़े थे। मुझे लाउंज में आते देखकर बड़े गुस्से से मेरे पास आ गए। कहने लगे, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे साथ ऐसा खेल खेला है तुमने? मैं तो उनका लहजा और गुस्सा देखकर होंक हुई। अभी कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। कहने लगे, मैंने टूट कर तुम्हें चाहा रबिया, लेकिन आज मुझे अपने इंतखाब पर बहुत अफसोस है। अब समझा मैं कि तुम रात के 1 बजे तक कासिम के कमरे में क्या करती थी। मैं तो फ़ारूक की पहली बातों को ही समझ नहीं पा रही थी कि दूसरी बेमहल सी बात पर मैंने फहमी से उनसे पूछा, क्या कह रही हैं आप? मेरी बात पर एक पेपर जेब से निकालकर मेरे मुंह पर मार दिया। मैंने वो पेपर पढ़ा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिव थी। मैं तो बुरी तरह से चकरा गई थी। मैंने वो पेपर फेंक दिया। मैंने कहा कि झूठी रिपोर्ट है। मेरे भाई ने वो रिपोर्ट देखी तो चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फ़ारूक कहने लगे कि इस लड़की ने अपने भांजे के साथ मुकाला किया है। फ़ारूक के अल्फाज थे कि क़यामत। मेरे भाई ने फ़ारूक का गिरबान पकड़ लिया। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात करते हुए? दफ़ा हो जाओ यहाँ से और अपनी बहन को भी साथ लेकर जाओ। भाई की बात सुनकर भाभी रोने लगी, फ़ारूक को मारने लगी। कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। वो कहने लगा कि इस लड़की ने मुझसे खुद बताया था कि वो रात देर तक कासिम के कमरे में रहती है और इसके बगैर नहीं रह सकता, और ये रिपोर्ट इसकी शराफत का मुंह बोलता सबूत है। मेरी भाभी ने फ़ारूक से कहा कि तुम्हें ये खबर किसने दी है? तो कहने लगा कि मुझे जिसने दी है उसने बताने से मना किया है। मेरे भाई ने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक देकर तुम्हारे साथ ही रुखसत कर दूँ।
तुम इतने कच्चे किरदार के मालिक भी हो सकते हो कि किसी भी अरे गैरे की बातों में आ जाओगे। भाई ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। भाभी हाथ जोड़े भाई से माफ़िया मांगने लगी कि फ़ारूक की सज़ा उसे ना दे। मैं तो यूं ही खड़ी थी जैसे पत्थर की हो गई। ये सब क्या था और कैसे था? फ़ारूक तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, फिर कैसे किसी की बातों में आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी उस शख्स के साथ जिसे मैं बेटा समझती थी, और वो भी मुझे अपनी माँ। मेरी वालिदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इंतकाल हो गया। हमारे घर पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। मैं बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। भाभी ने अपने मैके से मिलना जुलना छोड़ दिया। भाई ने भी भाभी से साफ कह दिया था कि अगर मैके का नाम भी ज़ुबान पर लाई तो तलाक दे दूँगी। मैं बहुत बीमार रहने लगी। फ़ारूक कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते थे, वो भी कासिम के साथ। मेरा जहन सोच सोच कर मफलूज सा होने लगा था। ये वो मोहब्बत थी जिसके वो दावे करते थे। फिर ये सोचने लगी कि आखिर ये हरकत किसने की, एक झूठी रिपोर्ट किसने मेरे नाम की बनाकर भेजी। मेरा तो कोई दुश्मन ना था। मेरे पास अपने अंदर उठते सवालों का कोई जवाब ना था। मैं बीमार रहने लगी। कासिम मेरा बहुत ख्याल रखने लगा, लेकिन मेरा अंदर तो जैसे मर चुका था। जिस लड़की की 2 दिन बाद शादी हो और अचानक से शादी टूट जाए, उसके लिए कहाँ दोबारा आसानी से रिश्ते आते हैं। फिर मैंने ऐसे शख्स से धोखा खाया जो कि दिल की गहराइयों से मुझे चाहता था। वक्त गुजरने लगा। मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता, यही सवाल करता कि पहली बारात आने से पहले क्यों लौट गई थी। सुना है आपकी बहन के किरदार पर शक था। ऐसे अल्फाज सुनकर मैंने भाई से कह दिया कि मेरे लिए रिश्ता ना देखें। आज इस बात को बहुत साल बीत गए हैं। आज कासिम की शादी है, भाई की बेटी के साथ है। कासिम ने इस शादी पर इसलिए हामी भरी है ताकि नई आने वाली लड़की कहीं उसे मुझसे दूर करने की कोशिश ना करे। उसकी मोहब्बत अब भी वैसी ही है जैसे पहले दिन थी। मैं उसकी अलमारी दुरुस्त कर रही थी। अपने भतीजे के कपड़े कासिम की अलमारी में रख रही थी जो कासिम की दुल्हन बनने वाली थी। जब मेरी एक डायरी पर नज़र पड़ी, काफ़ी पुरानी थी। जब मैंने वो डायरी पढ़ी, मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, क्योंकि कासिम की डायरी पर हर सफ़े पर उसकी मेरे लिए मोहब्बत थी। और जिस तारीख में फ़ारूक ने मुझे छोड़ा था, उस पर भी लिखा था कि वो नहीं चाहता था कि मैं उससे दूर जाऊं। इसलिए उसने झूठी रिपोर्ट बनाकर फ़ारूक को भेजी थी और ये भी कहा कि वो उसका खैर ख्वाह है, इसलिए वो ये सच बता रहा है। फ़ारूक ने भी उसकी बात का भरोसा कर लिया था। उस डायरी पर लिखा था कि आनी मेरी माँ है और मैं कैसे अपनी माँ को किसी और का होने देता। मैं उन्हें हर वक्त अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता था, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कासिम की मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सारी जवानी बस कासिम की माँ बनकर गुजर गई थी। मैं वो डायरी पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।